Okay, students, hello and welcome back. And let's start our topic once again. And topic was accounting principles. And let's start the accounting concepts. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द इंटरेस्टेड पीपल. अब देखिए, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें क्या है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं. अब सबके सामने हमें क्या है, एक जैसी ही इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करना है. ये नहीं है कि किसी एक पर्सन को उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है और दूसरे को कुछ और मिल रही है. तो उसके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग बनाते टाइम उनको जब यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें हमारी अकाउंटिंग के लिए एक बेस मिल जाएगा कि हाँ, हमने किन कॉन्सेप्ट्स के अंडर या किन तौर तरीक़ों से हमने अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है. तो ये क्या है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ये फाउंडेशन है, एक बेस है जिसके बेस पर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. तो इसमें क्या है, जो ये क्या है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं इसके कुछ, उनके बारे में अब हम जानेंगे. तो सबसे पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम period and in the future. Because of this concept assets are recorded at original cost. अब देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोच के करते हैं कि हम इसको 2 साल या 4 साल करेंगे. हम ये मानेंगे कि बिजनेस कंसर्न जो है हमारी वो हमेशा चलती रहेगी. ठीक है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस क्या है, एक लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा और फ्यूचर में भी वो ऐसे ही काम करता रहेगा. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो असेट्स हैं उनको हम जो एक्चुअल कॉस्ट है उस पर ही हम अपनी असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे. ये नहीं है कि किसी असेट को हमने आज परचेज किया, हमने उसको 10 लाख में परचेज किया. ठीक है, वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे हमने उसको परचेज किया था. लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है, उस असेट की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. पूरे साल में कितनी बार वो चेंज हो जाएगी. तो ऐसा नहीं है कि हम उस असेट को फिर क्या है, दूसरे जो मार्केट वैल्यू होगी हम उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे. तो इसको क्या है, फ्यूचर में जब भी चेंज होंगी असेट्स की वैल्यू, उनको हम चेंज नहीं करेंगे. जो एक्चुअल में हमारी कॉस्ट है, जो हमने उसके ऊपर खर्च की थी, उसके ऊपर ही हम रिकॉर्ड करेंगे. और इसी के बेस पर ही हम क्या है, असेट्स को फिक्स असेट्स और करंट असेट्स में एक्सप्लेन या डिवाइड करते हैं, या उनको इस अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. तो ये है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. यानी कि बिजनेस में हमने ये मानकर चलना है कि हमारा बिजनेस जो है फ्यूचर में एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा, और वो क्या है, हम उसको सेल नहीं करें, चाहे फ्यूचर में जाके सेल भी करना पड़ जाए, लेकिन एक्चुअल में हम यही मानकर चलते हैं जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि वो एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा. नेक्स्ट है इसमें हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि इसमें जो वर्ड है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मीनिंग है कि अपने रूल्स को या अपने तौर तरीकों को और अपने व्यूज़ को हम बार बार चेंज ना करें, उनको एक कंसिस्ट फॉर्म में रखें, रेगुलरली हम उनको वैसे ही यूज़ करते रहें. तो ये क्या है, दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस दैट principles and method of preparing accounts that should not be changed every year or year to year. They should be remain consistent because it will help business to compare its profitability statements or position statements from one year to another year, and not only for their own records, but it is also applicable for the for comparing with the other institution अदर बिजनेसेस ऑल्सो. ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है कि हमने जो मेथड्स अडोप्ट किए हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, हमने जो प्रिंसिपल्स माने हैं उनको हम हर साल चेंज नहीं करेंगे, उनको हम ईयर टू ईयर चेंज नहीं करेंगे, उनको हम क्या है कांस्टेंट रखेंगे, कंसिस्ट रखेंगे, ताकि हमें क्या है फ्यूचर में जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हम स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उनको हम आपस में कंपेयर कर सकें. अगर उनको हम अलग अलग तरीक़ों से प्रिपेयर करेंगे तो उनको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ. तो ये क्या है, बिजनेस स्टेटमेंट्स क्या है अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. अब देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि हमने उनको बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है, तो वो तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगी. अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ चेंजेस हमें लाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं. वो चेंजेस भी तब करेंगे हम अगर वो हमें क्या है, हमारी स्टेटमेंट्स को या हमारे रिकॉर्ड्स को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में या और भी इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में अगर वो चेंजेस हेल्प करते हैं, तब हम उन चेंजेस को वहाँ पे
ला सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है। अब बिजनेस में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको हम दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम दो बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। एक तो है कैश बेसिस की, हमने ट्रांजैक्शन की उसके लिए हमें साथ के साथ कैश रिसीव हो गया, या फिर हमने जो ट्रांजैक्शन की उसके लिए हमने साथ के साथ कैश का पेमेंट कर दिया। अब वो तो कैश पे जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो हो सकता है कि अगले साल से रिलेटेड हो, या जो पिछला साल हमारा बीत गया है उसका हो। अब देखिए कैश बेसिस में क्या होता है, जैसे हमने कोई सामान परचेज कर लिया, ठीक है, हमारे पास उसकी पोजेशन आ गई है, उस प्रोडक्ट की या उस चीज़ की या उस असेट के हम मालिक बन गए हैं, लेकिन हमने अभी तक उसके लिए कैश की पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो कैश हम अगले साल में पे करें या उससे अगले साल में पे करें, वो तो हो गया कैश के बेस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है कि ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है, उसके लिए कैश रिसीव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमें करंट ईयर से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस हैं या हमारी इनकम्स हैं या उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे हमने उनको कैश में पेमेंट किया है या नहीं किया है, हमने इसको कैश में रिसीव किया है या नहीं किया है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्रूअल बेसिस क्या है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड की वो ट्रांजैक्शन है, जब उसका पोजेशन चेंज हो गया है, वो पर्सन जिसने उसको लिया है या उसने परचेज किया है वो उसके लिए पेमेंट करने के लिए लाइबल हो गया है, तब हम उसको मानेंगे एक्रूअल बेस। एक्चुअल में वो जिस पीरियड से रिलेटेड है, अब जैसे हम सैलरी मान लेते हैं, ठीक है, हमने सैलरी रिसीव करनी है अपनी, उसमें क्या करेंगे, जैसे हमारी पूरे साल की एक साल की सैलरी हमारी बनती है यहाँ पे 12 लाख रुपए। कोई बहुत अच्छा अकाउंटेंट है, बहुत अच्छा मैनेजर है, वो क्या करता है 1 लाख रुपीज़ की सैलरी पर मंथ लेता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि इस साल जो उसने सैलरी है वो सिर्फ 10 लाख रुपए रिसीव किया है, ठीक है, 2 लाख रुपए इस साल के उसने रिसीव नहीं किए। तो ये नहीं है कि वो अपने अकाउंट में इस साल की सैलरी में सिर्फ 10 लाख रुपए रिकॉर्ड करेगा, वो कितना करेगा, 12 करेगा, 12 लाख रुपए करेगा, क्योंकि एक्रूड इनकम उसकी कितनी है, 12 लाख है, जो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। ऐसे ही हमारे एक्सपेंसेस हो गए कि हमने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है, ठीक है, हमने उसका रेंट पे करना है, हमारा रेंट वहाँ पे बनता है 15,000 पर मंथ, ठीक है। 15,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम पूरे साल के लगाएंगे तो उसमें क्या है, अगर हम कम पेमेंट करते हैं, मान लो हम 15,000 की बजाय हर मंथ हम 10,000 पेमेंट कर देते हैं, और कितनी हो जाएगी उसकी जितनी भी अमाउंट उसकी बनेगी, वो क्या है, हम उसको ये नहीं मानेंगे कि हमने सिर्फ जो अमाउंट पे की है सिर्फ वही इस साल से रिलेटेड है। हम पूरे 12 मंथ्स के लिए जो हमारा 15,000 पर मंथ बनता है उसका हमें एग्जैक्ट निकालना है, वही क्या है हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्रूअल बेसिस मीन्स, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि जिसके लिए हमने इस साल में एक्सपेंसेस किए हैं या इनकम को जनरेट करने के लिए हमने काम किया है, जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं उनको ही हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में हमें रिसीव होते हैं या नहीं होते। और ऐसे ही एक्सपेंसेस पे चाहे वो कैश में हम पे करें या ना करें, लेकिन वो करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। वो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो थे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे, ठीक है, इनके बिना तो अकाउंटिंग पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ क्या है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने अपना अकाउंटिंग का काम करते टाइम फॉलो करना है। और इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है, किसी चीज़ का एग्जिस्ट होना, ठीक है, एग्जिस्टेंस होना किसी चीज़ का। अब देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि कई बार हम क्या मानते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि जो बिजनेस है उसे उसके मालिक से या उसके ओनर से हमें डिफरेंट ट्रीट करना है। जो बिजनेसमैन होगा या ओनर है उसके अकाउंट्स को, ओनर के अकाउंट्स को हमें सेपरेटली प्रिपेयर करना है, और जो बिजनेस है उसके अकाउंट्स को हमें सेपरेटली प्रिपेयर करना है। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उन्हें हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, जो बिजनेसमैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि जो ओनर की पर्सनल लाइफ है उसे हम उससे अलग रखेंगे, और जो बिजनेस है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उनको हम अलग रखेंगे। इसीलिए क्या है,
जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं उसमें क्या है, कैपिटल को जो पार्टनर या जो बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड में रखते हैं। और लाइबिलिटी साइड में हम किन चीज़ों को रखते हैं, जो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब जो कैपिटल है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर बिजनेस ने बिजनेसमैन को या ओनर को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको प्रॉफिट कमा के दे या उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए क्या है, बिजनेस को और बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग माना गया है। और ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन देता है इसके बारे में, ये है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स जिसको हम मनी में मेज़र कर सकें। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार इस पॉइंट को। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएंगे जो क्या है, मॉनेटरी वैल्यू की होती हैं, जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या है, बिजनेस को या बिजनेसमैन के प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब हर एक चीज़ को तो हम मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जैसे क्या है, कोई मैनेजर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएगी। बिजनेस एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे अफेक्ट होगी, ठीक है, कम हो जाएगी। तो क्या हम उनकी लड़ाई को या उनके कन्फ्लिक्ट को हम मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, यही है कि जो चीज़ें सिर्फ हम मनी में मेज़र कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम, या बिजनेस की जब अकाउंटिंग करेंगे हम, तो उनमें हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे दो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, दो बिजनेस हाउसेज हैं, दोनों ने कैपिटल भी सेम लगाई है, ठीक है, और उनका स्टाफ भी सेम क्वालिफाइड है। लेकिन एक कंपनी में क्या है, मैनेजर ऐसा है कि मतलब वो बिल्कुल डिफरेंटली डील करता है। उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या कुछ उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, उनकी वजह से क्या है, प्रॉफिट उनका बढ़ जाता है। तो अब उसकी स्किल्स को हम मनी में तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, वो प्रॉफिटेबिलिटी में तो हेल्प कर रही हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह क्या है, बिजनेस में जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, वो क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि बिजनेस में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या उन्हीं चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ। अदरवाइज जो दूसरी इवेंट्स होंगी जिनको मनी में मेज़र नहीं कर सकते, उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पीरियड में हमें अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें बिजनेस हम करते क्यों हैं, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस को एस्टेब्लिश किस लिए करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है बिजनेस का, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम बिजनेस को वाउंड अप कर देते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इतनी हमने स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट की थी और आज हमने बिजनेस को इतनी अमाउंट में सेल किया है। लेकिन बिजनेस तो हम क्या है, ऑन गोइंग कंसर्न मानकर चलते हैं। हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम बिजनेस को बिजनेसमैन जो है अपना प्रॉफिट जानने के लिए इतना लंबा टाइम तो वो इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई मैं बिज़नेस को लास्ट में सेल करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरा बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उस टाइम अगर हमें पता भी चल जाएगा कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल है तो वो क्या है, मीनिंगफुल नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। चाहे वो कोई भी पार्टी होगी, अदर साइड पार्टी हो या मैनेजमेंट हो या ओनर हो, उस टाइम उनके लिए क्या वैल्यू रह जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हर एक टाइम पीरियड के बाद या हम एक टाइम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं कि इतने इतने टाइम के बाद हमें अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, और इतने टाइम के बाद हम जानेंगे कि इस टाइम पीरियड के दौरान हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं और उनका क्या रिजल्ट रहा है। तो हमें फ्रिक्वेंटली एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। उसी अकाउंटिंग पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये मेनली ज़्यादातर क्या है, 1 ईयर का मान लिया जाता है।
और अकाउंटिंग पीरियड हम फिक्स भी क्यों करते हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स लॉ है वो हमें इसके लिए फोर्स करता है। इसने हमारे लिए कंपलसरी कर दिया है कि हर बिजनेस को एक फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना ही है। और वो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपके आने वाले आगे जब आप चैप्टर करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, तो वहाँ पे जब भी आप अकाउंटिंग पीरियड की बात करोगे तो वहाँ पे हमें दिया होगा अकाउंटिंग पीरियड फॉर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या अकाउंट्स जब क्लोज करेंगे एज ऑन 31 मार्च 2018, 19 और 20 वट एवर, जो भी वो साल होगा, जिस साल के वो डाटास होंगे, वो ट्रांजैक्शंस होंगी, वो रिकॉर्ड्स होंगे, या वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होगा, या फिर वो पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट होगा, वो सब क्या है एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे। और उस अकाउंटिंग पीरियड में ही हम क्या है अपने प्रॉफिट और लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ से क्या है ईयर टू ईयर बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चलता रहेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें फोर्स करता है एक टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, देखिए जब हम कोई असेट वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है, मान लो हमने क्या है एक बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है, बिल्डिंग हमने परचेज की है 10 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या है, हो सकता है उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बढ़ जाए, तो क्या हम उसको अपने उसमें चेंज कर देंगे, उसको 15 लाख का कर देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमने पास्ट टाइम में उस असेट के ऊपर पैसे खर्च किए हैं उसी अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें क्या है, जो एक्वायर वैल्यू है, जिस वैल्यू पे हमने उस असेट को एक्वायर किया था, खरीदा था, वो क्या है पास्ट से रिलेटेड हो गई है। तो पास्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, हिस्ट्री बन जाएंगी। इसलिए क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और ये क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिलेटेड है। तो इसके पीछे देखो बहुत सारे लॉजिक भी हैं कि हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, या फिर हम हिस्ट्री में जो या जो पास्ट में हमने उस पर पैसे खर्च किए हैं उसी वैल्यू पे हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए कोई भी असेट है, ठीक है, एक साल के टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार, 2 बार या 4 बार वो फ्लक्चुएट होती है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम साल में 2-3 बार अपनी बैलेंस शीट में जाके अपनी असेट्स की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और सेकेंडली इसके पीछे का क्या रीज़न है कि देखिए जो जब हमने परचेज़ किया था, जितनी मनी हमने स्पेंड की है, हमारी तरफ से तो इतनी ही मनी खर्च हुई है ना, तो हम उसी मनी पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा क्या है, जब हमें क्या है अपनी असेट को डेप्रिशिएट करना होता है, ठीक है, तो डेप्रिशिएट हम मानकर चलते हैं कि जिस टाइम पीरियड में या जिस डेट में हमने वो असेट एक्वायर की थी, उस टाइम पीरियड के बाद वो कितना टाइम तक यूज़ करने लायक रहेगी, तो उसके लाइफ को हम उतने सालों में बांट देते हैं। और हमें क्या है उस असेट पे डेप्रिशिएशन भी लगाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाएंगे वो क्या है पुरानी होती जाएगी और उसकी वैल्यू क्या है वो घटती चली जाएगी। तो डेप्रिशिएशन लगाने के लिए भी हमें क्या है एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए होती है। अगर हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे वो तो मार्केट वैल्यू तो हर बार चेंज हो जाएगी। तो हम डेप्रिशिएशन जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी डेप्रिशिएशन की वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है हमें क्या है अपनी जो असेट्स रिकॉर्ड करनी है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करनी है, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंडर हमने उनको रिकॉर्ड करना है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, मान लो हमने क्या है परचेजेस की हैं, जब भी हम करेंगे एक ट्रांजैक्शन के होने से 2 पार्टीज अफेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे हमने गुड्स परचेज की, अब 2 पार्टी कैसे अफेक्ट हुई, एक तो हमने गुड्स परचेज की, हमारे पास गुड्स आ गई, ठीक है, और फिर हमने क्या है उसके लिए कैश में पेमेंट करी, तो हमारी कैश चली गई। अब 2 चीज़ें अफेक्ट हो गई ना, यहाँ पे 2 अकाउंट अफेक्ट हो गए। अब ये भी मान लेते हैं कि भी चलो हमने उधार में खरीद ली चीज़ें, अब हमने गुड्स परचेज की हैं, क्रेडिट पे परचेज की, तो एक तो हमारे पास गुड्स आ गई, ठीक है, और दूसरा क्या है जिस पर्सन से हमने किए हैं वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया ना, उस पर्सन के क्या है वो हमारा अब क्रेडिटर बन गया। तो कैसी भी सिचुएशन ले लो, कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, वो हमेशा 2 अकाउंट्स को ही अफेक्ट करेगी। 2 अकाउंट एक बार में अफेक्ट होते हैं। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे वाला क्रेडिट होने वाला है, ठीक है, अगर एक क्रेडिट होता है तो दूसरा
डेबिट होगा। तो इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जब हम एक ट्रांजैक्शन की एंट्री दो अकाउंट्स में करते हैं तो वो होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये क्या है, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। इसीलिए क्या है, इसे कहते हैं ड्यूअल आस्पेक्ट, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के हमेशा दो आस्पेक्ट होंगे। ठीक है, और वो क्या है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम क्या है बैलेंस शीट बनाते हैं। अब देखिए, जो अगर हम असेट्स परचेज करते हैं तो हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने कोई असेट, यहाँ पे मैंने गुड्स का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे असेट का ले लेते हैं। हमने क्या है फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज करने से क्या होगा, एक तो हमारे पास फर्नीचर आएगा, फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर हम उसकी कैश में पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम क्रेडिट पे परचेज़ किया हमने, तो जिस पर्सन से हमने परचेज़ किया वो हमारा क्रेडिटर बन गया, वो हमारा लेनदार बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है डुअल आस्पेक्ट। डुअल आस्पेक्ट मीन्स जो इसकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड और असेट साइड है वो हमेशा इक्वल रहेंगी, दोनों का बैलेंस हमेशा बराबर रहेगा। अगर असेट्स बढ़ रही हैं तो एक तरह से हो सकता है कि लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएं, अगर असेट्स कम हो रही हैं तो लाइबिलिटीज़ भी कम हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट है। जब एक ही ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, उसे हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं